Good morning, dear students. In BA Part 2nd, we have completed Tennyson. We have read Tears, Idle Tears and The Lotus Eaters. दो पोएम्स हमने पूरी कर ली है टेनिसन की. फर्स्ट हमने करी थी टीयर्स आइडल टीयर्स और उसके बाद करी द लोटस ईटर्स. इट वॉज वेरी लॉन्ग पोएम. और ये सार टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, हॉपकिंस, स्विनबर्न. These poets are Victorian poets. Why Victorian poets? Because in England, from 1837 to 1901, Queen Victoria ruled. ठीक है. क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के शासन पर 1837 से 1901 तक शासन किया था और इसलिए वह पीरियड 1837 से 1901 तक का जो पीरियड है वो इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है. टेनिसन और ब्राउनिंग उनमें बहुत ही फेमस पोएट्स हुए हैं. और जैसे कि हमने टेनिसन तो पढ़ चुके हैं और अब हमारी टेक्स्ट बुक का ही पेज नंबर 21 पर रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है. तो कोई भी पोएम पढ़ने से पहले इट विल बी बेटर टू नो समथिंग अबाउट अवर दैट पोएट, है ना. कुछ भी पढ़ने से पहले कि वो किस एज में रहा, किस टाइप का था, किस टाइप की उसकी पोएम्स हैं, ये पढ़ने से हमारे माइंड में बैकग्राउंड थोड़ा सा सही रहता है. तो उसी क्रम में पोएम स्टार्ट करने से पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमारी टेक्स्ट बुक ने लिखा है वही मैंने इसमें लिखा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग में कॉमा करके मेजर विक्टोरियन पोएट. मेजर मतलब एक बड़ा. विक्टोरियन अभी हमने पढ़ा है क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में जो कवि हुए हैं. विक्टोरियन पोएट इज रिनाउंड. रिनाउंड मीन्स फेमस. वो प्रसिद्ध है फॉर हिज इंटेलेक्चुअल विगर, अपनी बौद्धिक शक्ति. इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विगर, स्ट्रेंथ, ताकत. एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज, मनोवैज्ञानिक. साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक अध्ययन, स्टडीज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति का, मानवीय स्वभाव का, मानवीय प्रकृति का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का इसकी स्पेशलिटी है हमारे ब्राउनिंग की. और उसमें बहुत ही बौद्धिक क्षमता बहुत ही बढ़िया थी और उसकी साइकोलॉजिकल सर्च करने की, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, उसका जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि, उसकी जो दृष्टि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण उसने अपने ऐसे कैरेक्टर स्केच करे हैं, ऐसी पोएम्स लिखी हैं कि उनका उद्देश्य क्या है कि मनुष्य की सोल सर्च करना, उसके आत्मा में क्या चल रहा है, किस प्रकार के विचार उसके चल रहे हैं, वो अध्ययन उसका करता है. अब ये उसकी निजी लाइफ के बारे में थोड़ी सी दो सेंटेंस अपने टेक्स्ट बुक कहती है कि इन 1812 से 1889 तक रहा है ये हमारा पोएट. तो इसके जो 1845 में ही मेट द पोएटेस एलिजाबेथ बैरेट. मेट मतलब मिला. 1845 में पोएटेस मतलब कवियत्री एलिजाबेथ बैरेट से वो मिला एंड द टू डिसाइडेड टू इलोप टू इटली. द टू कौन से? ये हमारा कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट, जिससे उनको प्यार हो गया था. तो द टू डिसाइडेड टू इलोप. इलोप मतलब होता है अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ भाग जाने के लिए इलोप आता है. तो इटली भाग जाने का उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया. क्यों किया? एज मतलब क्योंकि बिकॉज एलिजाबेथ्स फादर वाज अपोज्ड टू देयर मैरिज. एलिजाबेथ बैरेट के जो पिता थे ही वॉज अपोज्ड टू मतलब वो विरोधी थे. THEIR मतलब उनके, और मैरिज मतलब विवाह, शादी, उनके विवाह के वो विरुद्ध थे. इसलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों भाग करके इटली चले जाए और इटली चले गए. तो वहाँ दे लिव्ड, मैरिज कर लिया उन्होंने, दे लिव्ड इन इटली अंटिल एलिजाबेथ्स डेथ इन 1861. लेकिन वो बीमार भी थी और एलिजाबेथ जो है 1861 में उनकी डेथ हो गई. और जब तक ब्राउनिंग इटली में ही रहा और इटली में उन्होंने उस समय के बहुत सारे लोगों का, पेंटर्स का, ड्यूक वगैरह का इतना अध्ययन किया कि जिसके ऊपर उन्होंने बाद में भी पोएम्स लिखी थी. तो 1861 में उसकी वाइफ की डेथ हो गई है. आफ्टर विच, जिसके के बाद ब्राउनिंग रिटर्न टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड आ गए विद हिज सन, अपने पुत्र को साथ लेकर के
वो वापस इंग्लैंड लौट गए। हिज नोटवर्दी वर्क्स, और जो उनके नोटवर्दी ध्यान देने लायक मतलब कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इंक्लूड मतलब उसमें शामिल हैं, ये सारे उनके वर्क्स हैं। और अपने जो एक एक दो दो जो 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो कई बार पूछा भी जाता है कि उनके 2 मेजर वर्क्स बताओ या 3 मेजर वर्क्स बताओ। तो ये आप अगर ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके नंबर पूरा आ जाएंगे। पॉलिन 1833, ड्रामेटिक रोमांसेस 1845, Men and Women 1855, Dramatis Personae 1864 and The Ring and the Book 1868-69। ये तो उनके फेमस वर्क्स, ये उनके निजी लाइफ के बारे में हुआ। और अब जो है एज अ पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी या जो उनके स्पेशल डिस्टिंक्शंस थी वो और थोड़े से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत भारी, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था उन्होंने ऑन द पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। बाद में जो आई है ये तो विक्टोरियन एज है, इसके बाद में जो 20th सेंचुरी आई है, जो 20वीं शताब्दी आई है, उसके कवियों पर इन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और वो कौन किन किन पोएट्स पर, सच एज उदाहरण के तौर पर एजरा पोंट, टी.एस. एलियट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन कवियों पर उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला था। किस कारण से डाला था? ड्यू टू हिज टेक्निक, ड्यू टू मतलब इस कारण से उनकी जो तकनीकी थी, क्या तकनीकी थी? ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करना, सृजन करना, बनाते थे वो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स। पेंटर्स जो होते हैं वो तो रंगों से पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन हमारा जो कवि है ये ब्राउनिंग, उसने उसमें वो कला थी, वो स्किल थी कि उन्होंने साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट बनाए, साइकोलॉजिकल चित्र बना दिया उन्होंने कविताओं के माध्यम से। थ्रू पोएट्री, कविता के माध्यम से उन्होंने मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, चित्र खींचे हैं। His poetry may be called, और इसीलिए उसकी पोएट्री को कहा जा सकता है द पोएट्री ऑफ सोल, आत्मा की पोएट्री। क्यों? बिकॉज ब्राउनिंग्स एम वॉज, क्योंकि अपनी कविता लिखने समय ब्राउनिंग का उद्देश्य होता था सोल डिसेक्शन, कि आत्मा का डिसेक्शन करना, डिसेक्शन करते हैं लोग, पूरा चीर फाड़ करके उसकी एक एक चीज को स्टडी करना। तो सोल का डिसेक्शन करना, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करना उसका उद्देश्य था। और इसीलिए उसके कविताओं को सोल डिसेक्शन कहा गया है। और वो उसका आगे भी और भी पढ़ेंगे। और उसने रॉबर्ट ब्राउनिंग जो था उसने खुद ने इन्वेंट तो नहीं किया था, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग नाम जेनर जो है, पोएट्री की विधा जो एक है पोएम की, उसमें उसको स्पेशलिटी थी। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम और रिटर्न डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे, लेकिन एक नजर में हम बताएं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होते हैं। ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, और मोनोलॉग डायलॉग होते हैं जब दो व्यक्तियों में वार्तालाप होता है, संवाद होता है। और मोनो मतलब होता है सिंगल, जब सिंगल व्यक्ति ही वार्तालाप करे। तो ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में एक स्पीकर होता है, स्पीकर होता है, वो बोलता है, और बोलने के साथ साथ देयर इज वन और मोर साइलेंट लिसनर्स, एक या एक से अधिक चुप रहने वाले लिसनर्स होते हैं, जिनके एक्सप्रेशन या जो वो कहना चाहते हैं उनको भी वो स्पीकर ही बोलता है। अच्छा, ऐसी बात है, ऐसे तो बीच बीच में उनके एक्सप्रेशंस को वो जिस तरीके से कहता है और जिस तरीके से वो खुद अपना एक लोकेशन दे देता है, नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में बोल देता है, तो ये सब चीजें उसकी कविता को नाटकीय बना देती। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें नाटक की तरह से डायलॉग्स होते हैं, लेकिन वो डायलॉग दो व्यक्तियों में नहीं होते या ज्यादा व्यक्तियों में नहीं होते, बल्कि एक ही, जैसे अपन मोनो एक्टिंग करते हैं, मोनो एक्टिंग करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और वो 2-3 तरह कोई लोगों की एक्टिंग कर लेता है। मोनोलॉग में यह व्यक्ति अकेला बोल रहा है,
साइलेंट लिसनर है और ये अपने बोलने के माध्यम से, बोलने के तरीके से वो स्वयं का, साथ में जो उसके साइलेंट लिसनर्स खड़े हैं उनका, एंड द थर्ड पर्सन अबाउट whom he is talking, और जो तीसरा व्यक्ति जिसके के बारे में बात कर रहा है, उन सब के बारे में वो हाईलाइट करता है. He casts light, he throws light on all these characters. That is why his poem or such style of poetry is called dramatic monologue. इसके बारे में डिटेल में मैं आंसर जो लिखूंगी वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और सेंड कर